हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इतिहास में महाजनपद 16 महाजनपद में मगध महाजनपद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, 16 महाजनपद 16 महाजनपद की राजधानियां और कौन कौन से महाजनपद थे और वो वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, इन सब का अध्ययन हमने कर लिया था। तो अब हम देखेंगे कि कैसे 16 महाजनपद एक एक करके मगध महाजनपद के अंदर मतलब मगध महाजनपद में मिलते जाते हैं। कोई युद्ध के कारण, कोई डरवश, तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा साम्राज्य का उदय होता है जिसे मगध के नाम से जाना जाता है। मगध महाजनपद, जैसे कि मगध महाजनपद में हम जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला वंश जो आता है हर्यक वंश। सबसे पहला वंश जो है वो हर्यक वंश का आता है ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए। लेकिन इसके पहले भी यदि हम पौराणिक दृष्टि से देखते हैं, महाभारत में इसका साक्ष्य मिलता है कि हर्यक वंश के पहले भी एक वंश था। वो कौन सा वंश था? तो बृहद रथ वंश था। हर्यक वंश के पहले भी इसका साक्ष्य महाभारत में मिलता है। और इसके जो राजा, जो इसके संस्थापक थे उनका नाम भी बृहद रथ था। कौन थे इसके संस्थापक? बृहद रथ। बृहद रथ के बाद इनका पुत्र यानी कि उत्तराधिकारी आता है जरासंध। जरासंध का भीम यानी जो पांडव थे उनके जो भाई थे भीम के साथ युद्ध हुआ था। जरासंध का भीम से युद्ध हुआ था। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? मल्ल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जरासंध का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? सहदेव। जरासंध का उत्तराधिकारी जो था वो सहदेव था। और अंतिम राजा की अगर हम बात करें बृहद रथ वंश के, अंतिम जो राजा थे वो थे रुपुंजय। ये कौन थे? अंतिम शासक थे। यहीं पे एक बात आती है कि जो रुपुंजय थे इन्हीं के सेनापति थे कौन? बिंबिसार। रुपुंजय का ही सेनापति था कौन? बिंबिसार। और बिंबिसार ने क्या किया? रुपुंजय की हत्या करके हर्यक वंश की स्थापना किया। बिंबिसार ने रुपुंजय की हत्या करके और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। तो ये इसका ऐतिहासिक दृष्टि से मान्य नहीं है। पौराणिक मतलब महाभारत में इसका वर्णन मिलता है और ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया था कि इसके पहले भी बृहद रथ वंश का वर्णन मिलता है। अब हम मगध में जो पहला वंश मिलता है ऐतिहासिक दृष्टि से हर्यक वंश, उसकी बात करेंगे। कौन सा वंश वास्तविक दृष्टि से मिलता है? सबसे पहले तो हर्यक वंश जो है वो कब से कब तक चलता है? हर्यक वंश 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चलता है। कब से कब तक? तो 545 से 412 ईसा पूर्व चलता है। ईसा पूर्व तक चलता है। इसके संस्थापक की जब हम बात करते हैं हर्यक वंश के जब हम संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार।
बिम्बिसार। बिम्बिसार ये कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक है। और बिम्बिसार ने अपनी राजधानी क्या बनाई? पहले इसकी मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, लेकिन बिम्बिसार वो जो गिरिब्रज राजधानी थी वो वज्जी महाजनपद, जैसे कि हमने पढ़ा था, वज्जी महाजनपद के नजदीक होने के कारण गिरिब्रज राजधानी क्या थी? असुरक्षित थी, सुरक्षित नहीं थी। इसीलिए बिम्बिसार ने क्या बनाया? राजधानी को क्या बनाया? राजगृह को राजधानी बनाया। राजगृह को राजधानी बनाया और राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। किससे? 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। और बिम्बिसार की यदि बारे में हम बात करें तो इसका शासन काल जो चलता है वो 545 बीसी से लेकर के 492 ईस्वी तक शासन काल चलता है। बिम्बिसार का शासन काल 545 से, जैसे हर्यक वंश 545 से शुरू होता है, तो 545 बीसी से लेकर के 492 ईस्वी तक 92 बीसी तक बिम्बिसार का शासन काल चलता है। इसके बाद अजातशत्रु का शासन चलने लगता है। तो बिम्बिसार ने क्या किया था कि यहाँ जैसे ये हम भारत की जब बात करते हैं तो अवंती राज्य था जो मध्य प्रदेश में था। तो बिम्बिसार मगध कहाँ पे था? यहाँ पे बिहार के पास ये मगध था। यहाँ पे मगध बहुत छोटा सा राज्य था, बहुत छोटा सा राज्य था और बाद में बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मगध था। यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक अवंती राज्य था। कौन सा? अवंती राज्य, अवंती महाजनपद था। इसके जो राजा थे वो कौन थे? चंद्रप्रद्योत। इसके जो राजा थे वो चंद्रप्रद्योत राजा थे। इनको क्या हो गया था कि इनको पीलिया हो गया था। चंद्रप्रद्योत जो राजा थे उनको पीलिया हो गया था, पांडुरोग। पीलिया को पांडुरोग भी कहा जाता है। जब इनको पीलिया हो गया तो यहाँ से मगध से मतलब बिम्बिसार ने क्या भेजा? अपना वैद भेजा। वैद जो राज वैद थे, मतलब उस मगध के राज्य के लिए वो पर्सनल, राज वैद का मतलब होता है उस राजा के, उस राज्य के लिए, उस क्षेत्र विशेष के लिए वो पर्सनल होता है जीवक, वो पर्सनल वैद्य होता है। इसी को कहा जाता है राज्य वैद। तो बिम्बिसार ने अपने राज्य वैद को कहाँ भेजा? अवंती में। ये क्या है? अवंती है। यहाँ से कौन जाता है? जीवक। जीवक नाम का वैद भेजते हैं और फिर राजा प्रद्योत की इलाज होता है और उसके बाद वो सही हो जाते हैं। जब राजा चंद्रप्रद्योत सही हो जाते हैं तो क्या होता है कि अवंती को बिम्बिसार अपने राज्य में मिला लेता है। मतलब मगध यहाँ से यहाँ आ जाता है, यहाँ तक। और फिर बिम्बिसार कहाँ पे आक्रमण करता है? यहीं पे लिच्छवी है। ये बिहार में क्या है? लिच्छवी है। तो ये लिच्छवी पे आक्रमण करता है बिम्बिसार, लेकिन लिच्छवी को जीत नहीं पाता। मतलब लिच्छवी पर जब वो आक्रमण करता है तो लिच्छवी में आक्रमण करने में असफल हो जाता है। यहाँ से वो लिच्छवी, ये है लिच्छवी। जैसे कि लिच्छवी एक राज्य था। किसका राज्य था? वज्जी महाजनपद। हमने पिछले क्लास में देखा था कि वज्जी महाजनपद 8 राज्यों से मिलकर बना था। उसमें एक राज्य कौन सा था? लिच्छवी भी था। तो लिच्छवी पर आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है, लेकिन
जीत नहीं पाता है, लिच्छवी को जीत नहीं पाता है। तो यहाँ पे उसने किसको मिला लिया, अवंती को मिला लिया, अवंती को अपने राज्य में मिला लिया। और क्या किया, लिच्छवी पर आक्रमण किया। किस पर, लिच्छवी पर आक्रमण किया, आक्रमण किया, लेकिन क्या था, असफल था। आक्रमण किया लेकिन असफल हो गया, असफल हो गया। इसके बाद बिंबिसार की यदि वैवाहिक संबंध की बात करें, बिंबिसार के वैवाहिक संबंध की, तो बिंबिसार ने लगभग 500 रानियां थी। कितनी, 500 रानियां थी बिंबिसार की, 500 रानियां थी। और जिसमें से एक यहाँ पे हमने देखा था कि कौशल, यहाँ पे क्या था, कौशल था। तो कौशल के राजा थे प्रसन्नजित। कौशल के राजा प्रसन्नजित की बहन महाकोसला। कौन, किससे विवाह हुआ, 2-3 रानियां इसमें से प्रमुख थी। तो कौशल के राजा प्रसन्नजित की बहन महाकोसला के साथ ये कौन थी, कौशल के राजा प्रसन्नजित की बहन थी। प्रसन्नजित की बहन से बिंबिसार ने विवाह किया। और ये विवाह किस लिए हुआ कि काशी को लेकर के, काशी महाजनपद जो था, यहाँ पे काशी महाजनपद था, काशी महाजनपद को लेकर के हमेशा प्रसन्नजित यानी कि वो बिंबिसार और प्रसन्नजित के बीच विवाद चलता रहता था। इसी विवाद को सॉल्व करने के लिए प्रसन्नजित ने क्या किया, अपनी बहन महाकोसला का विवाह बिंबिसार के साथ करा दिया। और साथ ही काशी के कुछ ग्राम दहेज में दे दिया, काशी के कुछ ग्राम दहेज में दे दिया। जिससे क्या हुआ, काशी के कुछ ग्राम दहेज में दे दिया और वो ग्राम से उसे वार्षिक मतलब एक साल में लगभग 1 लाख रुपए की इनकम होती थी। इससे क्या पता चलता था कि मगध महाजनपद हर्यक वंश में कॉइन चलते थे, यानी सिक्के चलते थे। 1 लाख रुपए का वार्षिक आय होता था। कहाँ से, काशी के जो कुछ ग्राम दहेज में मिले थे। इसके बाद क्या होता है, और दूसरी शादी इसने कहाँ की थी, तो लिच्छवी जहाँ पर अभी मतलब जहाँ पर आक्रमण किया था उसने, लिच्छवी में भी शादी किया था। लिच्छवी की राजधानी जो थी वो चेटक की बहन चेलना थी। लिच्छवी की जो राजकुमारी थी वो कौन थी, चेटक की बहन नहीं, सॉरी पुत्री थी, चेटक की पुत्री चेलना। चेटक की पुत्री चेलना, चेटक की पुत्री चेलना के साथ भी इनका बिंबिसार का विवाह हुआ था। और मध्य देश की जो राजकुमारी थी वो कौन थी, क्षमा। एक और मिलता है कि मध्य देश की राजकुमारी क्षमा के साथ भी विवाह हुआ था। वैदेही के साथ भी विवाह हुआ था। तो इनकी कुल 500 रानियों के साथ 500 रानियां थी। और ये बिंबिसार जो था वो ऐसी लड़कियों से शादी करता था जिसे मतलब नरवासा लड़कियों से शादी करता था जिसके पास की मतलब भाई नहीं रहते थे। कुछ लोगों के भाई नहीं थे इसमें से, और जब भाई नहीं रहता था तो पूरा जो प्रॉपर्टी होती थी उसी की हो जाती थी। तो बिंबिसार इस प्रकार का राजा था। इसके बाद अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु क्या करता है कि यही जो लिच्छवी को
बिंबिसार नहीं जीत पाया, लिच्छवी को अजातशत्रु जीत लेता है। तो एक बार हर्यक वंश कब से कब तक स्टार्ट होता है? 545 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक हर्यक वंश चलता है। पहला हर्यक वंश का जो पहला राजा था यानी संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। और बिंबिसार कब से कब तक शासन करता है? तो 545 से लेकर के 492 ईस्वी तक 492 बीसी तक शासन करता है। 545 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक बिंबिसार शासन करता है। और ये राजधानी किसको बनाता है? राजगृह को राजधानी बनाता है। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगृह, मतलब बिंबिसार के शासन काल में मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह थी। ये राजगृह जो राजधानी थी वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इसने क्या किया? अवंती में जो राजा चंद्रप्रद्योत थे उनको पीलिया रोग हो गया था, जिसके कारण उनको जीवक वैद्य भेज करके ठीक करा करके अवंती को अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद इसने लिच्छवी पर आक्रमण किया लेकिन असफल हो गया। 500 रानियां थी लगभग। और कौशल प्रदेश के कौशल महाजनपद के राजा प्रसन्नजीत की बहन महाकोसला, उसके बाद लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री चेलना और मध्य देश की राजकुमारी क्षमा और अन्य राजकुमारियों से इसने शादी किया था। इसके बाद हम देखेंगे इसका पुत्र आता है शासन के लिए, जिसे अजातशत्रु कहते हैं। अजातशत्रु ने क्या किया था कि बिंबिसार की हत्या कर दिया था और उसके बाद फिर वो गद्दी पर बैठ गया था। अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या किया और फिर गद्दी पर बैठ गया अजातशत्रु। अजातशत्रु का शासन काल जो है अभी हमने 545 से लेकर के 492 तक का पढ़ा है। 492 तो 492 ईस्वी से बीसी से लेकर के 492 बीसी से लेकर के अजातशत्रु जो शासन करता है 460 ईस्वी तक शासन करता है। कितने तक? 460 बीसी तक। सॉरी, ईस्वी निकल जा रहा है मुझे से मेरे। अजातशत्रु जो है वो 492 बीसी से लेकर के 460 बीसी तक शासन करता है। और अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया, उसके बाद गद्दी पर बैठ गया। इसीलिए अजातशत्रु को क्या कहते हैं? पितृहंता। अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है, मतलब पिता की हत्या करने वाला। और इसको पुणिक के नाम से भी जाना जाता है। क्या? पुणिक। पितृहंता भी कहा जाता है और पुणिक भी कहा जाता है। पुणिक भी कहा जाता है। जैसे कि ये जो बिंबिसार था उसने क्या किया था? अवंती को मिला लिया था जीवक भेज करके, और चंद्रप्रद्योत को ठीक करके मिला लिया था। ये क्या किया था? लिच्छवी पर आक्रमण किया था। बिंबिसार ने लिच्छवी पर आक्रमण किया था, लेकिन लिच्छवी को जीतने में क्या हो गया था? असफल। अब वहीं ये अजातशत्रु अपने पिता की ही नीति पर चलता है और लिच्छवी को जीतने में सफल होता है। लिच्छवी को जीतने में सफल होता है। तो यहाँ पर ये मगध अब तो इतना बड़ा हो गया, यहाँ पे मगध है, यहाँ पे अवंती है, अब ये लिच्छवी को जीतना है। तो यहाँ से ये आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? अजातशत्रु ने, और ये सफल हो गया। तो अजातशत्रु क्या करता है? लिच्छवी को जीत लेता है। लिच्छवी को जीत लेता है और लिच्छवी को जीतने में ही इसने 2 हथियार का प्रयोग किया था। 2 हथियार का प्रयोग किया था, जिसका नाम क्या था? इसको जीतने के लिए लिच्छवी को इसने 2 हथियार का प्रयोग किया था। तो
हथियार का जो नाम है वो रथ मूसल और महाशिला कंटक। जो रथ मूसल हथियार था वो क्या करता था, तीर मारता था। रथ मूसल हथियार जो था वो तीर मारता था। और महाशिला कंटक जो था ये बड़े बड़े पत्थर को बरसाता था, यानी पत्थरों की बारिश करता था। और अजातशत्रु बिंबिसार ने कहाँ शादी किया था, कोसल महाजनपद से प्रसन्नजित की बहन महाकोसला से शादी किया था। अब जब बिंबिसार भी खत्म हो गया, महाकोसला भी खत्म हो गई, तो फिर से और उसने क्या किया, प्रसन्नजित ने क्या किया कि अपने बहन को जो दहेज दिया था, उसने काशी के कुछ ग्राम जो दहेज दिए थे वो उसने वापस ले लिया। अजातशत्रु जब सत्ता में आया तो अजातशत्रु से काशी अपना वापस ले लिया। तो फिर अब फिर से स्वाभाविक है कि उसने दहेज दिया और उसके माता पिता की मृत्यु के बाद अब वो फिर काशी को वापस ले लिया, तो क्या होगा, अब फिर से इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। कोसल और मगध में फिर से युद्ध होने लगा। प्रसन्नजित और अजातशत्रु के बीच युद्ध होता है और फिर अजातशत्रु पहली बार तो प्रसन्नजित मतलब हार जाता है, पराजित हो जाता है, उसके बाद भाग जाता है। लेकिन दूसरी बार जब युद्ध होता है तो क्या होता है, अजातशत्रु को बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बना करके प्रसन्नजित क्या करता है कि बंदी गृह में रखता है। तभी प्रसन्नजित की बेटी कौन, वजीरा, प्रसन्नजित की बेटी वजीरा से क्या हो जाता है, अजातशत्रु को प्रेम हो जाता है। वजीरा से अजातशत्रु को प्रेम हो जाता है और फिर प्रसन्नजित क्या करता है, वजीरा और अजातशत्रु की शादी करवा देता है, जिससे अब वो पूर्णतः काशी को पूर्णतः अजातशत्रु को दहेज में दे देता है। प्रसन्नजित की बेटी थी वजीरा, काशी वो पूरा दहेज में दे देता है और अब फिर मैत्रीपूर्ण रिश्ते हो जाते हैं, जिससे युद्ध खत्म हो जाता है। तो अजातशत्रु ने क्या किया, और अजातशत्रु अपनी बेटी की शादी, अपनी बेटी, इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था पद्मावती बेटी थी जिसकी, अजातशत्रु की। तो इसने अपनी बेटी की शादी किससे करवाई, वत्स महाजनपद के उदयन से। वत्स महाजनपद के उदयन राजकुमार थे, राजा थे, वत्स महाजनपद के राजा थे उदयन, उनसे शादी करवाई। तो यहाँ पे हमने महाजनपद जब हम पढ़ रहे थे तो देखे थे कि जो काशी था, काशी महाजनपद था, उसके जस्ट ऊपर ही उत्तर की ओर वत्स महाजनपद था। तो अजातशत्रु ने क्या किया, शासन कब से कब तक किया, 492 बीसी से लेकर के 460 बीसी तक शासन करता है। ये इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा, इसलिए इसे पितृहंता कहा जाता है। इसे कुणिक भी कहा जाता है अजातशत्रु को। और जो इसके पिता ने आक्रमण किया था लिच्छवी पर, वो नहीं जीत पाए थे, लेकिन अजातशत्रु क्या कर लेता है, लिच्छवी को जीत लेता है। और लिच्छवी को जीतने के लिए दो हथियार का प्रयोग करता है, रथ मूसल जो तीर मारता है और एक महाशिला कंटक जो पत्थरों की बारिश करता है। महाशिला कंटक क्या करता है, पत्थरों की बारिश करता है। और ये युद्ध जो चलता है वो 16 वर्षों तक चलता है। कितने वर्ष तक, 16 वर्षों तक ये युद्ध चलता है। 16 वर्षों के बाद अजातशत्रु लिच्छवी को जीत पाता है
और फिर प्रसन्नजित वो महाकोसला और उसकी बिंबिसार की मृत्यु के बाद प्रसन्नजित क्या करता है, काशी को जो दहेज में वो काशी देता है वो वापस ले लेता है और फिर से युद्ध प्रसन्नजित और अजातशत्रु के बीच फिर से युद्ध छिड़ जाता है। और अजातशत्रु क्या करता है कि वजीर से प्रेम करने लगता है जो प्रसन्नजित की बेटी थी, और उससे प्रेम करने के बाद वो फिर शादी करता है। तो प्रसन्नजित फिर से अजातशत्रु को काशी पूर्णतः दहेज में दे देता है और अपनी बेटी पद्मावती की शादी उदयन जो वत्स महाजनपद का राजा था उससे करवाता है। इसके बाद अजातशत्रु का बेटा उदयन आता है। कौन? उदयन। उदयन ज्यादा कुछ खास काम नहीं करता है। अजातशत्रु ने एक और काम किया था, वो क्या था कि उसने जो बिंबिसार ने राजधानी बनाई थी, क्या राजगृह जो राजधानी बनाई थी, तो उसका किला बंदी करवाया था। क्या? किला बंदी। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले राजधानी की किला बंदी किस शासक ने करवाई थी? तो अजातशत्रु ने सबसे पहले राजगृह यानी राजधानी की किलाबंदी अजातशत्रु ने सबसे पहले करवाई थी। इसके बाद उदयन जब आता है तो क्या करता है, वो राजधानी को राजगृह से ले जाकर के पाटलिपुत्र में स्थापित करता है। उदयन का जो शासनकाल चलता है, उदयन का शासनकाल 460 से लेकर के 444 ईस्वी तक चलता है। कब तक? 460 बीसी से लेकर के 444 बीसी तक चलता है। उदयन ने क्या किया, जो राजधानी अभी राजगृह में थी उसे राजगृह से कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? पटना। तो सबसे पहले राजधानी को स्थानांतरित करने का कार्य किसने किया? उदयन ने किया। उदयन ने क्या किया? राजगृह जो राजधानी थी उसको ले जाकर के पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। तो सबसे पहली राजधानी मगध की जो बनी वो क्या थी? राजगृह थी। और अजातशत्रु ने क्या किया? राजगृह को किलाबंदी करवाया। और उदयन जब आता है तो राजगृह से उठा करके राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरण कर देता है। तो तीनों शासक ने राजधानी के साथ कुछ न कुछ किया है। तो यहाँ पे राजधानी बहुत इम्पोर्टेंट है। राजधानी पूछता है कि किसने सबसे पहले राजधानी का किलाबंदी करवाया, किसने राजधानी को सबसे पहली बार स्थानांतरित किया। तो स्थानांतरित करने का उदयन को श्रेय जाता है, और अगर किलाबंदी की बात करें तो अजातशत्रु ने करवाया था। इसके बाद इसके तीन पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। तो ये तीनों पुत्र क्या करते हैं? उदयन की मृत्यु के बाद उदयन ने भी अपने पिता को ही उदयन ने भी अजातशत्रु को मार दिया था, और उसके बाद वो गद्दी पर बैठता है। उदयन भी क्या किया था? अपने पिता की हत्या किया था। पिता की हत्या यानी अजातशत्रु को मार दिया था, उसके बाद गद्दी पर बैठा था। फिर उदयन के तीन पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। तो ये लोग 444 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक शासन करते हैं।
क्रमशः मतलब उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक तीनों शासन करते हैं। कब तक? 444 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक। इन लोगों ने ज्यादा कुछ कार्य अच्छा नहीं किया। और अंतिम शासक की हम बात करें तो जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। नागदशक अंतिम शासक था। अंतिम शासक था नागदशक। और इसी का सेनापति कौन था? शिशुनाग। नागदशक का सेनापति था शिशुनाग। तो शिशुनाग जो था सेनापति किसका था? नागदशक का। और इसने नागदशक की हत्या कर दी। और उसके बाद ये शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। किस वंश की? शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो हर्यक वंश को क्या कहा? हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या? पितृहंता वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम शासक कौन था? नागदशक। अंतिम शासक नागदशक था। उसके बाद कौन सा वंश आता है? तो शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने की। ये वंश कब से कब तक चलता है? तो 412 बीसी से लेकर के 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक चलता है। 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक चलता है। सबसे पहला शासक जो था वो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने की। शिशुनाग कब से कब तक शासन करता है? 412 बीसी से लेकर के शिशुनाग जो शासन करता है 412 बीसी से लेकर के 394। शिशुनाग जो है वो 412 बीसी से लेकर के शिशुनाग 412 बीसी से लेकर के 394 बीसी तक शासन करता है। शिशुनाग ने क्या किया? नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होगा? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। इसने क्या किया? स्थापना किया। संस्थापक था ये। संस्थापक था और 412 बीसी से लेकर के 394 बीसी तक इसने शासन किया। इसने एक काम ये किया इम्पोर्टेंट कि जो उदयन ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र लाया था, तो इसने पाटलिपुत्र से राजधानी को कहाँ ले गया? वैशाली ले गया। पाटलिपुत्र से ले गया ये वैशाली। तो राजधानी अपनी मगध की राजधानी किसकी शासन काल में वैशाली थी? मगध की राजधानी किसके शासन काल में वैशाली थी? तो शिशुनाग के शासन काल में मगध की राजधानी वैशाली थी। इसके बाद इसका पुत्र आता है कालाशोक। कौन? कालाशोक। शिशुनाग
शिशुनाग वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक की जब हम बात करते हैं तो वो है कालाशोक। कौन है? कालाशोक। कालाशोक का अर्थ होता है दुखों का अंत, यानी शोक का अंत। कालाशोक का अर्थ क्या होता है? शोक का अंत। इसने कब से कब तक शासन किया? तो 460 से लेकर के 460 से लेकर के 400 कितने तक शासन किया था? दुखों का अंत कहते हैं, अभी बता रहे हैं। और इसका क्या होता है? कालाशोक। कालाशोक ने एक काम क्या किया था कि जो ये शिशुनाग ने राजधानी क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र से ले जाकर के राजधानी को कहाँ ले गया था? तो वैशाली ले गया था। और इसने क्या किया था? 2 राजधानी बनाई। कितनी? इसके शासनकाल में 2 राजधानी थी। 2 राजधानी थी। पहली जो राजधानी थी वो क्या थी? एक राजधानी तो पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी जो थी वो वैशाली थी। क्या? वैशाली। तो पहली ये जो पाटलिपुत्र थी वो राजनीतिक राजधानी थी और वैशाली जो थी वो सांस्कृतिक थी। तो पहली बार किसने 2 राजधानी बनाई? पहली बार किसने 2 राजधानी बनाई? तो कालाशोक ने पहली बार 2 राजधानी बनाई। कालाशोक का शासनकाल जो चला वो 394 बीसी से लेकर के 366 बीसी तक चलता है। 394 बीसी से लेकर के 366 बीसी तक चलता है। और इसका अर्थ होता है शोक का अंत। कालाशोक का अर्थ होता है शोक का अंत। और 2 राजधानी, इसने क्या किया? 2 राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र और वैशाली। तो पाटलिपुत्र की जो राजधानी, पाटलिपुत्र में क्या होता था? वो राजनीतिक राजधानी थी और वैशाली जो थी वो सांस्कृतिक राजधानी थी। इसके बाद कालाशोक के 10 पुत्र हैं। कौन? 10 पुत्र थे। तो कालाशोक के बाद क्या हुआ? इसके 10 पुत्र ने शासन किया। 10 पुत्रों ने शासन किया। इसके अंतिम उत्तराधिकारी की जब हम बात करते हैं तो अंतिम उत्तराधिकारी 10 पुत्रों ने कब से कब तक किया शासन? तो 366 से लेकर के 366 बीसी से लेकर के 366 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक ये लोग शासन करते हैं। 344 बीसी तक ये लोग शासन करते हैं। उसके बाद अंतिम उत्तराधिकारी जो था शिशुनाग वंश का जो अंतिम उत्तराधिकारी था वो नंदीवर्मन था। कौन? नंदीवर्मन। इन्हीं 10 पुत्रों से एक पुत्र था नंदीवर्मन। नंदीवर्मन जो था वो अंतिम शासक था। और नंदीवर्मन का ही सेनापति कौन था? महापद्मानंद क्या करता है? नंदीवर्मन की हत्या करता है। उसके बाद नंद वंश की स्थापना करता है। अब 344 ईस्वी से लेकर के
नंद वंश आगे चलेगा 344 से। जैसे कि हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि जो बौद्ध संगीति हुई थी, वो अजातशत्रु के काल में पहले हुई थी, दूसरी कालाशोक के काल में हुई थी, तीसरी अशोक के काल में हुई थी। तो यहाँ पे हम आपको बौद्ध संगीति के बारे में नहीं बता रहे हैं, इसका पहले अध्ययन करवा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ सारी चीजें बहुत ज्यादा चीजें बता देंगे तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। बहुत ज्यादा चीजें बताने से नहीं समझ में आएगा, इसीलिए सिर्फ मगध के जो वंश थे उनके बारे में बता रहे हैं। इसके बाद आता है नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश 344 बीसी से चलता है नंद वंश। नंद वंश में जो नंद वंश के संस्थापक की बात करें तो वो है पद्मानंद। इसका जो संस्थापक है वो महापद्मानंद। 344 बीसी से लेकर के 322 बीसी तक ये शासन चलता है नंद वंश। महापद्मानंद जो था वो नंद वंश का संस्थापक था। क्या था? संस्थापक था। दूसरा, इसने कलिंग को जीत लिया था। कलिंग जीत लिया, उसके बाद इसने क्या किया? एकराट की उपाधि धारण की। इसकी एकराट की उपाधि किसने धारण की? तो महापद्मानंद ने एकराट की उपाधि धारण की। एकराट का मतलब होता है कि एकमात्र राजा। और इसने सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की। क्या? सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की। सर्व छत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो महापद्मानंद ने क्या किया? नंद वंश की स्थापना की। इसने किस वंश को खत्म करके? शिशुनाग वंश को खत्म करके नंद वंश की स्थापना की। कलिंग को जीत लिया। यहाँ पे था कलिंग। अब ये मगध जो था, यहाँ इतना छोटा मगध था और ये मगध कितना बड़ा हो गया? पहले अवंती को जीता, फिर वैशाली को जीता और अब ये कलिंग को भी जीत करके एक बड़ा साम्राज्य हो गया था कलिंग, मगध। महापद्मानंद ने क्या किया? एकराट की उपाधि धारण किया। कलिंग को जीतने के बाद उसने एकराट घोषित कर दिया अपने आप को कि एकमात्र राजा। एकराट का मतलब होता है एकमात्र राजा। उसे लगा कि अब मैं कलिंग को भी जीत लिया हूँ और मैं एकमात्र राजा हूँ। और सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की। सबसे अधिक जो क्षत्रियों का नाश किया था वो महापद्मानंद था। महापद्मानंद ने सबसे अधिक क्षत्रियों को मारा था, सबसे अधिक क्षत्रियों को नाश किया था। ये किस जाति से थे? महापद्मानंद जो था वो किस जाति का था? तो शूद्र जाति का था। इसके बाद आता है नंद। महापद्मानंद का पुत्र नंद, घनानंद आता है। महापद्मानंद का पुत्र घनानंद आता है और घनानंद ज्यादा कोई खास काम नहीं करता है। ये इतना बड़ा साम्राज्य है मगध का और उसी में ज्यादा कुछ खास काम नहीं किया। कलिंग में इसने क्या किया था? कलिंग में नहर बनवाया था घनानंद ने। घनानंद आता है महापद्मानंद के बाद। इसने एक काम किया कि कलिंग में नहर बनवाया था।
कलिंग में नहर बनवाया था और ये ज्यादा कुछ काम नहीं किया, बस रासलीला में मतलब व्यस्त रहता था। मदिरा पान और नृत्य और गाना इन सब में व्यस्त रहता था। इसी के समय क्या होता है कि इसी के समय यूनानी आक्रमण होता है, सिकंदर आता है और फिर एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर सिकंदर की स्टोरी बताएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। आप लोगों को समझ में आया? सबसे पहले मगध वंश का जो वंश था वो क्या था? हर्यक वंश। जल्दी जल्दी 2 मिनट में रिवीजन करते हैं, आप लोग भी साथ में बोलिए ताकि याद हो जाए। हर्यक वंश। हर्यक वंश की संस्थापना किसने की? बिंबिसार ने हर्यक वंश की संस्थापना की। इसने क्या किया? संस्थापना किया, संस्थापक था। और इसने क्या किया? कलिंग यहाँ अवंती को जीत लिया। बिंबिसार ने अवंती को जीत लिया और कलिंग लिच्छवी पर आक्रमण किया, लेकिन उसे जीत नहीं पाया और राजधानी क्या बनाया? राजधानी अपनी राजगृह बनाया। अवंती को मिला लिया। उसके बाद आता है अजातशत्रु। इसमें दूसरा शासक क्या आता है? अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता की हत्या करके बैठता है, इसलिए क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं, पुरोहित कहते हैं। इसने क्या किया? राजगृह का किलाबंदी करवाया। राजगृह का किलाबंदी करवाया और लिच्छवी को जीत लेता है। राजधानी का लिच्छवी यानी वैशाली को जीत लेता है। लिच्छवी या वैशाली को जीत लेता है और उसके बाद इसके जीतने के लिए इसने 2 हथियारों का प्रयोग किया था। वो कौन कौन से हथियार थे? रथ हथियार। वैशाली को जीतने के लिए इसने 2 हथियारों का प्रयोग किया था, रथ मूसल और महाशिला कंटक। राजगृह यानी राजधानी की किलाबंदी करवाई थी। उसके बाद आता है उदयन। उसके बाद कौन आता है? उदयन आता है। उदयन ने क्या किया? अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पे बैठता है और राजधानी को क्या करता है? राजगृह से पाटलिपुत्र ले जाता है। उसके बाद अंतिम शासक की बात करें, अंतिम शासक जो है नागदशक। अंतिम शासक कौन है? नागदशक जो है वो अंतिम शासक है। इसी का सेनापति, नागदशक का सेनापति शिशुनाग ने नागदशक को मार करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। किस वंश की? शिशुनाग वंश की स्थापना की। और शिशुनाग वंश की स्थापना करने के बाद शिशुनाग ने राजधानी को पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? अब शिशुनाग वंश को देख लें। शिशुनाग वंश जो है शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की। और इसने क्या किया? राजधानी को पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? वैशाली ले गया। फिर इसका पुत्र आता है कालाशोक। कालाशोक आता है तो क्या करता है? ये 2 राजधानी बनाता है। एक तो वैशाली हो जाती है, दूसरी पाटलिपुत्र बनाता है। तो जो वैशाली राजधानी थी इसको सांस्कृतिक राजधानी घोषित करता है और पाटलिपुत्र को राजनीतिक राजधानी घोषित करता है। इसके बाद इसमें अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्मन था। नंदीवर्मन ने क्या किया? नंदीवर्मन कौन था? अंतिम शासक था
और इसका सेनापति था महापद्मानंद। महापद्मानंद ने नंदीवर्मन को मार करके शिशुनाग वंश का अंत करता है और यहीं पे नंद वंश की स्थापना करता है। नंद वंश की स्थापना करता है। नंद वंश, तो नंद वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? महापद्म नंद। इसने क्या किया? एकराट की उपाधि धारण की। एकराट, कलिंग को जीत करके एकराट की उपाधि धारण की। एकराट की उपाधि धारण की। सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की। सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की, यानी क्षत्रियों का सबसे ज्यादा नाश किया। और कलिंग को जीत करके एकराट की उपाधि धारण किया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है नंद, घनानंद आता है। उसने क्या किया? कलिंग में नहर का निर्माण करवाया। और घनानंद के समय ही यहाँ पे मगध का शासन चल रहा था। ये एरिया क्या था? शांत था। और ये पाकिस्तान और पंजाब, ये अफगानिस्तान वाला जो एरिया था, यानी गांधार और कंबोज, क्या कंबोज महाजनपद और गांधार महाजनपद जो थे वो दोनों मिल करके एक हो गए थे। अब दोनों मिल करके एक हो गए थे और यहाँ तक्षशिला, गांधार की जो राजधानी थी तक्षशिला, यहाँ पर शासन किसका चल रहा था? आम्भिक राजा का। किसका? आम्भिक राजा का शासन चल रहा था। और इसी समय सिकंदर आता है। सिकंदर यूनानी से आता है। सिकंदर ग्रीक से, वो तुर्की, मिस्र, किसको जीतते हुए आता है? तो पहले तुर्की पर आक्रमण करता है, फिर मिस्र पर आक्रमण करता है और सबको जीतते हुए आता है। तुर्की, मिस्र, सीरिया, इराक और ईरान। सिकंदर आता है, किधर से आता है? वो किधर से एंट्री करता है? इस साइड से, उत्तर पश्चिम यानी पश्चिमोत्तर जो महाजनपद थे कंबोज और गांधार मिलकर के एक जो हो गए थे। इस समय तक्षशिला का राजा यहाँ पे आम्भिक था। कौन था? आम्भिक था। और ये यहाँ इधर ही से सिकंदर आता है। सिकंदर क्या करता है? तुर्की पर आक्रमण करता है, तुर्की को जीतता है। मिस्र पर आक्रमण करके मिस्र को जीतता है, सीरिया को भी जीतता है, इराक और ईरान को जीतने के बाद आता है भारत की ओर। भारत में आता है। वो किस लिए चला था? विश्व विजेता बनने के लिए। उसकी इच्छा थी, सिकंदर की इच्छा थी कि वो विश्व में उस समय जितने देश थे सभी को जीत करके वो विश्व विजेता बनेगा। तो विश्व विजेता बनने के लिए चला था। और सबसे पहले जो यहाँ का तक्षशिला का जो राजा था आम्भिक, उसने क्या किया था? सबसे पहले सिकंदर की अधीनता स्वीकार की थी। इसके बाद फिर पोरस से सिकंदर का युद्ध हुआ और उसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किसी प्रकार से सिकंदर की सेना में अविश्वास यानी अंधविश्वास फैलाने में सफल होते हैं और इस प्रकार से फिर सिकंदर की सेना वापस जाती है। इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार सिकंदर आता है। भारत में झेलम नदी के पास पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध होता है और तक्षशिला का जो राजा है आम्भिक वो अधीनता स्वीकार कर लेता है और सिकंदर की पत्नी रुखसाना ने पोरस के हाथ में राखी बांधी और फिर इस प्रकार से आगे यूनानी आक्रमण कैसे होता है इसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।
और हाँ, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं। और एक बहुत जरूरी बात है वो आप लोगों से बतानी है कि आप लोगों को पीडीएफ तो मैं दूंगी, मतलब पीडीएफ मैं दूंगी, नोट्स बना के मैं दूंगी, लेकिन सेल्फ नोट्स की बात कुछ और ही होती है। अपने से जो सेल्फ से नोट्स बनाई जाती है उसकी बात अलग ही होती है। तो जैसे जितनी क्लासें मैं करवा चुकी हूँ, सारी क्लासों को आप देख लीजिए और सभी की नोट्स अपने हाथ से, मतलब अपने हैंड राइटिंग से प्रिपेयर करिए। और नोट्स जो बनाइए आप लोग, वो किताब की जो लैंग्वेज होती है, मतलब जैसे यहाँ से हमने लिखना शुरू किया और पूरा ऐसे लिखते गए, जो ये लाइन होती है ना, एक पैराग्राफ की तरह लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ये वाला आइडिया थोड़ा कम सही रहता है। आई थिंक आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना चाहिए कि नोट्स जो होती है वो शॉर्टकट में बनाओ, मटेरियल जो हो, फैक्ट जो हो वो सारे रखो, लेकिन उसे शॉर्ट में लिखने का प्रयास करो। जैसे यहाँ पे मैं बोर्ड में जिस प्रकार से समझा रही हूँ उस प्रकार से आप नोट्स बनाइए। और उसके बाद जो उसकी थ्योरी है, जो बीच बीच में मैं जैसे बताने लगती हूँ सिकंदर के बारे में, इसको आप क्या करिए, ये पेज है, यहाँ पे आप ऊपर साइड ये फैक्ट लिख लीजिए, नीचे क्या करिए आधे पेज में वहाँ पे उसकी थ्योरी लिख लीजिए। तो इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। आपको एग्जाम देने जाना है तो केवल फैक्ट याद रखना है। अगर आपको मतलब टाइम है आपके पास तो फैक्ट के साथ साथ आप यहाँ इसको भी पढ़ सकते हैं, मतलब थ्योरी जो लिखे हैं उसको भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि आप लोग किसी का भी क्लास करिए, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करिए, सेल्फ से नोट्स बनाना जरूर सीखिए। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।